गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीपिका भंडारे सेठ आरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स के फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी की फर्स्ट यूनिट थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरैक्शंस से स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट के अंदर हम पहला टॉपिक हीट इंजन लेंगे। हीट इंजन आप लोग 11th और 12th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और इसके पीडीएफ नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। हीट इंजन, जिसे हम हिंदी में ऊष्मा इंजन कहते हैं। ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जो कि ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है। ऊष्मा इंजन के 3 भाग होते हैं: हीट सोर्स ऊष्मा का स्रोत, वर्किंग सब्सटेंस कार्यकारी पदार्थ, या जिसे हम मैकेनिकल अरेंजमेंट यांत्रिक व्यवस्था भी कहते हैं, और तीसरा पार्ट सिंक होता है। पहला, हीट सोर्स ऊष्मा का स्रोत। यह एक ऊष्मा का भंडार होता है। इसका ताप अत्यंत उच्च होता है। इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। अतः इससे कितनी भी मात्रा में ऊष्मा ली जाए, इसका ताप जो है T1 नियत बना रहता है। सेकेंड पार्ट है वर्किंग सब्सटेंस या मैकेनिकल अरेंजमेंट कार्यकारी पदार्थ या यांत्रिक व्यवस्था। ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए यांत्रिक व्यवस्था के रूप में हम एक पिस्टन युक्त खोखला सिलेंडर लेते हैं। इस सिलेंडर की दीवारें ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन इसका बेस तली ऊष्मा की सुचालक होती है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में सिलेंडर के अंदर सामान्यतः हम आदर्श गैस लेते हैं, आइडल गैस लेते हैं, और कभी कभी एयर वायु या वाष्प भाप वेपर को भी काम में लेते हैं। तीसरा पार्ट है इसका सिंक। सिंक भी ऊष्मा का भंडार होता है। इसका ताप T2 भी उच्च ताप होता है, लेकिन यह ताप जो है सोर्स के ताप T1 की तुलना में कम होता है, अर्थात T2 इज लेस देन T1। इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है। अतः इसे कितनी भी ऊष्मा दी जाती, इसका ताप T2 जो है वो नियत ही रहता है। इन सभी बातों को हमने यहाँ पर संक्षेप में समराइज करके लिख दिया है। ऊष्मा इंजन के सिद्धांत को समझने के लिए हम पहली वाली स्लाइड पर पुनः जाते हैं और इस चित्र की सहायता से ऊष्मा इंजन के सिद्धांत को समझते हैं। ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ हीट सोर्स से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और यांत्रिक व्यवस्था के द्वारा ऊष्मा के कुछ भाग को उपयोगी कार्य में परिवर्तित करता है, और शेष भाग जो है वो सिंक को निष्कासित कर देता है और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अतः परिवर्तनों की श्रृंखला एक साइकिल कहलाती है। किसी भी प्रोसेस में, किसी प्रक्रम में यदि कोई सिस्टम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंचता है, तो वह प्रक्रम, वह प्रोसेस चक्रीय प्रोसेस या साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। ऊष्मा इंजन की दक्षता से मतलब है कितना ऊष्मा को यह कार्य में परिवर्तित करता है, वो निम्न रूप से परिभाषित की जाती है। किसी ऊष्मा इंजन में यांत्रिक व्यवस्था द्वारा किया गया कार्य, वह इस कार्य को करने में ऊष्मा सोर्स से ली गई ऊष्मा के अनुपात को इंजन की दक्षता कहते हैं। तो सिस्टम द्वारा किया गया कार्य डेल W, सोर्स से ली गई ऊष्मा Q1, तो ईटा जिसे हम इंजन की दक्षता प्रदर्शित करते हैं डेल Q अपॉन Q1। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, चक्र के अंदर, यदि कोई कार्यकारी पदार्थ हीट सोर्स से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और उसके पश्चात डेल W कार्य करने के बाद सिंक को Q2 ऊष्मा निष्कासित करता है, तथा यदि इस कार्य में ऊष्मा की हानि नहीं हो तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि जो है वो शून्य होगी।
अतः ऊष्मागतिकी के नियम से, जो कि है डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, अर्थात यदि किसी सिस्टम को डेल क्यू ऊष्मा दी जाती है तो उस सिस्टम द्वारा ऊष्मा का कुछ भाग कार्य करने में खर्च होता है और शेष भाग सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। चूंकि हमारे वाले केस के अंदर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है, अर्थात ऊष्मा की कोई हानि नहीं है, अतः डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू हो जाएगा। और डेल क्यू का मान Q1 माइनस Q2, क्योंकि सोर्स से Q1 ऊष्मा ली, कुछ कार्य किया, रिमेनिंग ऊष्मा जो है सिंक को दे दी, तो कितनी ऊष्मा ली? Q1 माइनस Q2। तो हमारे पास है डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू का मान कितना गया? Q1 माइनस Q2। अतः इंजन की दक्षता कितनी हो जाएगी? सिस्टम द्वारा किया गया कार्य डेल डब्ल्यू Q1 माइनस Q2 अपॉन सोर्स से ली गई ऊष्मा Q1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ईटा इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। दक्षता को यदि हम प्रतिशत में लिखें, परसेंटेज में लिखें, तो हम क्या करेंगे? इस वाले फॉर्मूले को हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारी परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। अब इन सब से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। पहला कि ऊष्मा इंजन की दक्षता सदैव 100% से कम होती है, अर्थात कार्य करने पदार्थ जितनी भी ऊष्मा ग्रहण करता है, संपूर्ण ऊष्मा को वो कार्य में परिवर्तित नहीं कर पाता है, क्योंकि Q2 अपॉन Q1 का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। दूसरा, एक्चुअल एफिशिएंसी जो होती है इंजन की वो 40 से 50% होती है, क्योंकि इस सब प्रक्रम में ऊष्मा की हानि भी होती है। अतः ऊष्मा इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए कार्नोट नामक एक साइंटिस्ट ने एक आइडियल इंजन की कल्पना की, जिसे कि उसके नाम पर कार्नोट हीट इंजन कहते हैं। इस कार्नोट हीट इंजन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।